मेरे प्यारे साथियों, आप सबका फिर से जीतने की आस, खुद में विश्वास और सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। आप सबको मैंने बताया था कि आप सबका एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैथ के, उसको हम हल कराएंगे। ठीक, और फिर उसको बेस से बताने का निर्णय भी लिए थे। पहला जैसे 1 तारीख तक आप सबका बेस मजबूत करने के लिए मैंने बताया था। आप जब इन सब चीज़ों को जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको अपने आप में उत्पन्न करेंगे, तो उसको करने की क्षमता और अधिक हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले इन सबको बाद में बताएंगे, उससे पहले हम उसके बेस को पढ़ा दे, उसके बारे में पढ़ा दे, फिर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अब पहला ही चैप्टर है हम लोग का नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति के मतलब है किस संख्या को, संख्याओं को किस रूप में रखा जाए, किस सिस्टम में रखा जाए, किस नंबरिंग में रखा जाए। उसके कई सारे नियम है कि इस संख्या को इस रूप में रख दिया जाए तो इसे ये कहते हैं। इस संख्या को अगर 2 से कटे तो सम संख्या है, ऐसे वैसे, ठीक, वगैरह वगैरह। अब देखिए क्या है। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह होती है जैसे हमारा गिनती 1 से लेकर जहाँ तक इनफाइनाइट तक जितना भी है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब उसके नीचे जस्ट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो सहित, पूर्ण मतलब वही अपने आप में पूर्ण हो, जीरो सहित पूरा प्राकृतिक संख्या ही कहलाता है पूर्ण संख्या। जीरो उसमें रहे 1, 2, 3, 4, ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या है उनको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। अब तीसरे नंबर पे है हम लोग का धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को एक प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं या प्राकृतिक संख्या ही बोल देते हैं। इसको भी 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक होता है। ये भी संख्या एकदम प्राकृतिक संख्या की ही हूबहू है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। और फिर उसके बाद है ऋण पूर्णांक संख्या। इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, फिर ये जाते थे -3, -2 और -1 के बीच में जितनी भी संख्या होंगी उन सबको हम बोलेंगे ऋण पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक में क्या था, वो सब पॉजिटिव रहेंगे यानी कि प्लस धन रहेंगे, और इधर क्या रहेगा, इन सब के बीच में निगेटिव रहेगा यानी कि माइनस रहेगा, ऋण रहेगा। और फिर आएंगे पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक संख्या वह होती है जो अपने आप में पूरी हो, पूर्ण हो, यानी कि पूर्ण हो। जैसे पूर्णांक में अब जितने भी ये चारों बताए गए सब उसमें सम्मिलित रहेंगे। पहले धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक सहित सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे प्लस इनफाइनाइट से लेंगे, बीच में 0 और फिर ये जाएगा -1 तक, ये सब संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। 1 से स्टार्ट होगा, 1 से इनफाइनाइट 0, फिर -1, फिर अब आ जाएंगे हम लोग सम संख्या, जिसको हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना मजा आता है। सम संख्याएं जैसे 2 से जो कटे उसे सम संख्या कहते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका नियम भी होता है ना, 2 से कैसे कटेगा। तो 2 से कटने के लिए किसी भी संख्या के लास्ट में, अंत में अगर 0, 2, 4, 6 ऐसे 8, ठीक, ये संख्याएं अगर लास्ट में है तो सम संख्याएं होंगी, क्योंकि वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 468, ये क्या है, सम संख्या है, 2 से लास्ट में 8 है ना, तो ये 2 से पूरी विभाजित होगा। 10,076, ये भी देखिए लास्ट में 6 है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही अब आएंगे हम विषम संख्या।
विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित न हो। जैसे मान लीजिए 73, लास्ट में 3 है, तो ये बताइए इसमें से कोई लास्ट में है? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है ना, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं हुआ। तो ये सब संख्या नहीं, जस्ट उसका उल्टा विषम संख्याएं है। जैसे 111, 123, 317, ये सब क्या है? सब विषम संख्या है। अब ये भी पढ़े हैं हम लोग, भाज्य संख्या है। 1 ही से लेकर पूरा पढ़ाया जाता है 8 तक, पूरा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15, 9, 4, 12, देख लीजिए कैसे 1 से तो कटेगा और 15 से तो कटेगा। उसके अलावा ये 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। भाज्य संख्या बोला क्या मैं? 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये 9 को ले लीजिए, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और उसके अलावा 3 से भी कटेगा। 4 को ले लीजिए, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अब 12 को ले लीजिए, 12 से तो कटेगा, 1 से तो कटेगा और उसके अलावा 2, 3, 4, 6 इन सब से भी कटेगा। तो ये हमारे क्या हो गए? भाज्य संख्या है। अब उसका जस्ट उल्टा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह होगा जो खुद और 1 के अलावा और किसी से ना कटे, तो उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या है। जैसे ले ले 7 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, 5, 11, 13, ये सब संख्याएं 1 से कटेंगी और खुद से कटेंगी, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगी, तो उन्हें हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। उसके बाद आ जाएगा सह अभाज्य संख्या। सह मतलब हो गया उप, ठीक। तो इसमें इसके लिए हमको जानना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड जैसे हमने लिए 10 का गुणनखंड 1 होगा 2 गुणे 5 और 1 होगा 10 गुणे 1। तो ऐसा गुणनखंड जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जैसे ले ले 88 का 11 और 8 है, तो ये कॉमन नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या। और एक आधा और ले लेते हैं, 12 का है 3 और 4, 20 का ले लेते हैं 4 और 5, इसमें से 1 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। अब आएंगे थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट भी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का सिर्फ 3 चीज देखते हैं, उससे हम जान जाएंगे ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, उसका उल्टा। परिमेय संख्या में पहले देखेंगे P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी चीज वह पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी चीज Q is not equal to 0। Q is not equal to 0, इसका मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 बराबर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे अब इसमें उदाहरण ले ले 22/7, ये देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं है ना। और फिर पूर्णांक संख्या है। Q देखिए 0 है क्या? Q 0 नहीं है ना, तो ये बोला है Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। और एक आध उदाहरण 3, इसके नीचे एक छिपा है, P/Q के रूप में हो गया। फिर 4 ऐसे, ठीक। और फिर इसी का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जैसे हो गया पाई। अब ये बताइए ये P/Q के रूप में है, पूर्णांक है क्या? ये पूर्णांक नहीं है। और फिर ले लीजिए √3 को लेंगे, फिर √3/1 P/Q के रूप में तो है, लेकिन ये अपने आप में पूर्णांक नहीं है। क्या है? पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण -√2, √5, ये सब जितनी भी उदाहरण है ये सब अपरिमेय संख्या है।
अब वास्तविक संख्या वो है जो हमें स्वयं ऐसे दिख रहा है, वास्तव में दिखता है। वो सब जितनी भी अभी तक पढ़ाया ये सब जितना भी बताया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, धन, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें पाई भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब संख्या रियल नंबर होती है। कौन सी नंबर? रियल नंबर होती है। इसके अलावा हम लोग को 3 और पॉइंट पढ़ना होता है। पहला क्रमागत संख्या है, दूसरा क्रमागत सम संख्या है और तीसरा क्रमागत विषम संख्या है। तो पहले क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत संख्या। पहले क्रमागत संख्या का सार्वंतर यानी कि उनके बीच का अंतर हमेशा एक होता है। जैसे 2, 3, 4, ये ना, इनके बीच का अंतर हमेशा एक है। तो इनको जब हम निकालेंगे तो उसका एक नियम लगता है। मान लीजिए कोई संख्या x है, अब उनके बीच का अंतर एक है, एक प्लस हुआ है ना, ऐसे ही x और प्लस 1, अगली संख्या उसकी अगली संख्या x+2, ऐसे ही सभी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। लास्ट संख्या x+1 निकल जाएगा। अब इसी प्रकार क्रमागत सम संख्या होता है, क्रमागत सम संख्या। मान लीजिए सम संख्या तो अभी बताया मैं कि 2 से वो पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अब क्रमागत सम संख्याओं के बीच का सार्वंतर यानी कि अंतर हमेशा 2 होगा। कितना होगा? 2, चाहे सम हो चाहे विषम हो। सम में तो सम संख्या लेंगे, जैसे हो गया 22, 24 और 26। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 2, इनका भी अंतर 2। अब मान लीजिए एक संख्या मान लिए हम y, क्या मान लिए? y, तो अगली संख्या क्या हो जाएगा? 2 का अंतर है तो 2 प्लस हो जाएगा, y+2। इसकी अगली संख्या 2 का अंतर है, 2 + 2 था और अगला 2, 2 4। ये हो गया क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या। और एक तीसरा है क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या में यही बात रहेगा, सार्वंतर तो उसमें भी 2 का ही रहेगा, लेकिन वहां पर जो यहाँ पे सम संख्या थी वहां पर क्या रहेंगे? विषम संख्या। जैसे हो गया 17, 19, 21, इन दोनों का अंतर देखिए 2, 2। यहाँ भी मान लीजिए y है तो y में कितना जुड़ेगा? 2, पहला y, दूसरा y+2, तीसरा y+4। ऐसे ही क्रमागत विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो हम आप सबको इसलिए ये छोटी चीज बताया है क्योंकि जितना भी सवाल बड़ा होता है उसको सिर्फ हम लोग को पढ़कर समझना रहता है। और समझेंगे कैसे? जब छोटी बातें जानेंगे तभी उस सवाल को समझ पाएंगे, और जब समझेंगे तभी उनको करेंगे। इसीलिए जब कोई भी बड़ा सवाल है सबसे पहले उसका हम बेस मजबूत करते हैं। जब बेस मजबूत हो जाता है तो कोई बड़ी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी हल होने से। ठीक, धन्यवाद।